नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मौर्योत्तर काल जो टाइम स्टार्ट होता है वो है सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति में आप देखेंगे तो बहुत से राजवंश आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको देसी और विदेशी दोनों टाइप के राजवंश देखने को मिलते हैं। अगर हम देसी में बात करें तो जिसमें आप देखेंगे तो शुंग वंश, फिर आएगा कंडव वंश, फिर उसके बाद आएगा सातवाहन और चेदी वंश देखने को मिल जाता है। जबकि वहीं विदेशी में अगर देखेंगे तो विदेशी राजवंशों में अगर बात किया जाए तो इंडो ग्रीक आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद शक देखने को मिलते हैं, पार्थियन और कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण ये विदेशी हो गए, और देसी में शुंग, कंडव और सातवाहन, चेदी ये वंश आपको देसी में देखने को मिल जाते हैं। और वहीं जबकि बात करते हैं इसी टाइम पीरियड में आप देखें दक्षिण भारत में आपको संगम काल देखने को मिल रहा होता है, जहां चोल, चेर, पांड्य जैसे वंश आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक चीज और आपको याद रखना है साथियों कि जैसे मौर्य प्रशासन में अगर बात किया जाए कि मौर्य काल में आपको गुण और दोष बताना हो तो आप क्या बता सकते हैं। तो देखिए, मौर्य काल की अगर हम गुण की बात करें तो मौर्य काल में आप बता सकते हैं कि मौर्य वंश जो था वो विशाल साम्राज्य बांधने में सफल रहा, क्योंकि एक पूरा का पूरा अखंड भारत को वो रेगुलेट करते थे। तो कह सकते हो आप कि विशाल साम्राज्य बांधने में सफल रहे। दूसरी चीज आप कह सकते हैं केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे राजा जो होता था वो सर्वे सर्वा माना जाता था, मतलब जो राजा होता था वही प्राइम होता था, वही सुप्रीम माना जाता था। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो मौर्य काल में आप देखेंगे तो श्रेणीबद्ध ढांचा सिस्टम देखने को मिल जाता है। जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड किया गया, कौन कैसे रोल करेगा, किसके ऊपर कौन होगा। तो ये सारी चीजें आपको मौर्य काल में भी आप देखेंगे तो श्रेणीबद्ध ढांचा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नियंत्रण संतुलन आधारित था। तो आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो एकदम कंट्रोल्ड होता था, मतलब पूरे तरीके से कहाँ किसको कितनी पावर दी गई थी, ये सारी चीजें एकदम पूरा का पूरा विभाजित की गई थी। विशाल सेना आपको देखने को मिल जाती है और उन्नत गुप्तचर प्रणाली भी आपको देखने को मिल जाती है मौर्य काल में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं मौर्य काल में दोष क्या रहा, कमियां क्या रही, तो देखिए जो कभी कभी खूबियां होती हैं वही आगे चल के कमियां भी बन जाती हैं। अब इसका रीजन ये है कि जब तक आपके पास एक ताकतवर सम्राट है तब तक तो वो सारी चीजें सही आपके फेवर में काम करती हैं, लेकिन जैसे ही सम्राट कमजोर हुआ तो ऑटोमेटिक जो खूबियां होती वो फिर धीरे धीरे कमजोरियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही चीज है, जैसे मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, तो जिसको बांधने के लिए पूरा पूरा एक श्रेणीबद्ध प्रशासनिक सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसमें बहुत सारे अधिकारी लगे थे। तो जैसे जैसे ये आप देखेंगे तो जब तक ताकतवर थे सारी चीजें सही थी, टैक्सेशन सिस्टम सब कुछ बेहतर चल रहा था, तब तक तो सही था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि राजा कमजोर हुआ, सम्राट कमजोर हुआ, तो आप देखेंगे तो साम्राज्य में अधिकारियों का बोझ बढ़ गया। ठीक है, और जब अधिकारियों का जो बोझ था वो ज्यादा था तो आप देखेंगे तो कर का भी बोझ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और है कि जो इतना ज्यादा केंद्र के सिस्टम था ये सबसे ज्यादा पतन का कारण बना, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दी नहीं गई थी। जो प्रांत से सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग था तो सेंटर हुआ करता था, जो कि पाटलिपुत्रा से सारी चीजें रेगुलेट होती थी। ठीक है, उम्मीद करती हैं ये चीजें आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की बात करें साथियों, तो मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो विदेशी राजवंश में अगर आप बात करें तो इंडो ग्रीक आपको पहले देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी माना जाता है। इंडो ग्रीक देखिए मौर्यों के पतन के पश्चात अगर आप देखें तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने ही भारत पर आक्रमण किया। और ये भारत के किस हिस्से पर अगर आक्रमण किया और कहाँ पे रोल किया तो कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में इनका शासन रहा है, इंडो ग्रीक का रहा है। जिसमें आप देखेंगे तो मिनेंडर का नाम आता है, मिनेंडर मतलब राजा मिलिंद, और जिनका टाइम पीरियड था 165 बीसी से लेके 145 बीसी, लगभग वही है, मान लीजिए 20 साल का लगभग वो रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो एक चीज और आप देखें, जो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े आप देखें विद्वान थे नागार्जुन, तो इन्होंने ही नागार्जुन ने ही मिलिंद को वो किया था। इसीलिए आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो नागार्जुन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है मिलिंद, राजा मिलिंद या मिनेंडर के जीवन में।
नेक्स्ट अगर हम अगले इंडो ग्रीक शासक की बात करें तो एंटियोलकस बोलते हैं, और इनका जो संबंध रहा एंटियोलकस का हेलियोडोरस से रहा। तो एंटियोलकस ने अपने एक दूत हेलियोडोरस को सुंग शासक के दरबार में भेजा था। तो याद रखना, तो हेलियोडोरस कौन थे? तो वो एक दूत थे, और एंटियोलकस कौन थे? एक राजा थे। तो हेलियोडोरस को उन्होंने सुंग शासक के दरबार में भेजा, और हेलियोडोरस ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे? सुंग दरबार में आके, तथा विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। ठीक है। और उस समय जो शासक हुआ करता था सुंग वंश में, वो भागभद्र हुआ करता था। ठीक है। और वहीं इंडो ग्रीक शासकों के प्रभाव में अगर भारत में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा सिक्कों पर आप देखेंगे तो सर्वप्रथम लेख का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो इंडो ग्रीक शासकों का ही प्रभाव आप देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या देखने को मिलता है? सोने के सिक्के, और साथ ही साथ सिक्के पे आप देखेंगे तो लेख का प्रचलन शुरू हुआ, मतलब सिक्कों पे कुछ लिखा जाने लगा था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यूनानियों के प्रभाव में भारत में बोलते हैं तो हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत हुई थी, और आगे इसका प्रभाव आप देखें तो गंधार कला में भी देखने को मिलता है। तो ये यूनानी कला है। अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन आए हेलेनिस्टिक कला किससे संबंधित है, तो ये हेलेनिस्टिक कला जो है वो यूनानी कला से संबंधित है। ठीक है। और इसका प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो गंधार कला पे देखने को मिल जाता है। भारत में जो फलित ज्योतिष फल हुआ, ये ज्यादा लोकप्रिय हुआ यूनान के हेरोस्कोप से। ठीक है। तो जो आज ज्योतिष लोकप्रिय हो रहा है भारत में, आप देखते हैं बहुत सारे ऐप बनाए जा चुके हैं ज्योतिष वाले, और बहुत से ऐसे गुरु हैं तमाम जो भविष्यवाणियां करते रहते हैं, हाथ देखते हैं वगैरह। ये सारी चीजें यूनान के हेरोस्कोप से आई भारत में। ठीक है। और यूनानियों ने ही आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि नाटक, और नाटक में आप देखें तो जो पर्दे वाली चीजें प्रचलित हुई, तो ये आपको यूनानियों के संपर्क के कारण ही आप देखेंगे तो भारत में नाटक या पर्दे का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है। और नाटक में आप देखेंगे तो जैसे आप नौटंकी वगैरह जानते ही हैं उसमें, है ना। और एक चीज और आपको याद रखना है, यवनिका जो बहुत फेमस रहा है, उसका यवनिका का मतलब है पर्दा। ठीक है। पर्दे का नाम यवनिका हुआ करता था। और एक चीज और है कि यवनिका मतलब होता था एक यवन प्रिय शब्द बहुत जुड़ा, जिसका है काली मिर्च। काली मिर्च जो ब्लैक पेपर थी, उसका नाम यवन प्रिया पड़ गया था। ठीक है।